नमस्कार, जोमिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फेसबुक की। फेसबुक हमारी आपकी सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम लोग अपना काफ़ी समय इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गुजारते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से फेसबुक को लेकर जो सवाल उठे हैं वो बड़ी गंभीर किस्म के सवाल हैं। सवाल कई हैं। भारत में अभी कुछ दिन पहले से ये मुद्दा ज़्यादा गर्म हुआ है जब अमेरिका का जो अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने एक खबर छापी और उस खबर का यह मतलब था कि जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे जो जुड़े हुए नेता हैं उनके जो नफ़रत भरे पोस्ट होते हैं, जो खुद फेसबुक के कर्मचारी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए, उन्हें यहाँ नहीं हटाया गया। लेकिन यह एक मामला है जो भारत में है। फेसबुक से जुड़े हुए मामले अनेक हैं जो विदेशों में रहे हैं। अमेरिका में बाकायदा वहाँ की जो कांग्रेस है, संसद है, वहाँ इनकी सुनवाई हो चुकी है। और जो कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला था वो सब तो हम लोग जानते ही हैं कि कैसे उसमें हमारे आपके जो आंकड़े हैं, जो सूचनाएं हैं, डेटा है, उसको फेसबुक ने बेच दिया था और उसका किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया और दुनिया में कई जगहों पे किया गया। तो कुल मिलाकर ये फेसबुक का खेल क्या है? ये कोई एक इम्पार्शियल, निष्पक्ष एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या इसका कोई अपना एजेंडा है? आज इसी बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। उनसे बेहतर भारत में इस मीडिया पर काम किसी ने किया हो मेरी जानकारी में नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रवंजय गुहा ठाकुरता जी से। प्रवंजय ने अभी पिछले साल इस पर किताब लिखी थी साइरल सैम के साथ मिलकर, और उस किताब में फेसबुक से जुड़ी बहुत सी अहम जानकारियां सामने आई थी। इसके अलावा जो अंग्रेजी की वेबसाइट है न्यूज क्लिक वेबसाइट के लिए उन्होंने साइरल सैम जी के साथ ही मिलकर 5 किस्तों में एक सीरीज लिखी थी रिपोर्ट्स की, और उसमें आज जो बातें की जा रही हैं वो सारी बातें वो साल डेढ़ साल पहले हम लोगों को बता चुके थे। लोगों ने उसे फॉलो नहीं किया, अब ये राजनीतिक मुद्दा बना है। तो हम आज, प्रवंजय जी आपका स्वागत है। हम आपसे, चूँकि आपके पास खास जानकारियां हैं इन सारी चीज़ों का, आपसे यही हम जानना चाहेंगे। आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक्सपोजे किया तो आपको कोई आश्चर्य हुआ? नहीं, इतना आश्चर्य नहीं, क्योंकि हमें मालूम था ऐसा कुछ आ रहे हैं। जो पत्रकार लिखे हैं उसमें एक व्यक्ति हमारे साथ पहले ही संपर्क किया और तो हम आश्चर्य नहीं हुई थी, मगर जब लेख आया था हमें इतना वो बारीकी से उन्होंने बताया कि किस तरह से फेसबुक के अंदर लोग चाह रहे कि ये जो हिंसा भरा, नफरत भरा जो पोस्ट है, सोशल मीडिया का पेज है, इसको आप हटा दीजिए। मगर फेसबुक के जो वरिष्ठ जो कर्मचारी है, आखी दास, उनके साथ शिवनाथ ठकराल है, इन लोग ना कहते हैं। और ये अमेरिका में फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क में, उनको भी मालूम था। तो मेरा लग रहा है किसी ने फेसबुक के अंदर ये सारे सूचना वॉल स्ट्रीट का पत्रकार को दे दिया। और मेरे को सबसे आश्चर्य लगा जब हमारे देश के जो सांसद है राजीव चंद्रशेखर जी, राज्यसभा का सांसद है, जो एक दक्षिणपंथी टेलीविजन चैनल में निवेशक है, रिपब्लिक टीवी में, नाम कर रहा हूं, तो इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा और उन्होंने बोला कि फेसबुक के अंदर कोई वामपंथी कुछ ग्रुप ने ये सारे पर्दाफाश कर दिया। हमें क्यों बहुत आश्चर्य लग रहा है और मजेदार भी लग रहा है, क्योंकि ये लेख जो छपा है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का मालिक कौन है? ये है रूपर्ट मर्डॉक जी। और उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर वो वामपंथी नहीं है। जी। तो मेरा कहना ये है कि ये जो हो रहे थे, हमारे किताब 2019 में अप्रैल महीना में हमने प्रकाश किया। न्यूज क्लिक के जो 5 लंबे लंबे लेख हैं वो 2018 में हमने प्रकाश किया। उसमें मैंने बारीकी से हमने दिखाया किस तरह से
जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से लगातार उसके एकदम करीब थे, बहुत ही नजदीक थे जी। और बहुत ही उनकी मदद करने की मैं कोशिश किया मैं और वहीं अब आ रहा तक हूँ किया, पतंजय। कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही है कि आपने जो अपनी किताब का नाम रखा, मैंने जानबूझकर जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया तो उसका नाम नहीं बोला। उसका नाम हिंदी में जो आया वो है फेसबुक का असली चेहरा। वो क्या चेहरा है? हालांकि हमारे टेलीविज़न मीडियम में थोड़ा उसका लिमिटेशन होता है, लेकिन फिर भी अगर संक्षेप में बताना हो तो असली चेहरा वो है क्या? तो ये किताब का जो एकदम हेडलाइन है, जो टाइटल है, उसका सब टाइटल अगर पढ़ेंगे तो साफ हो जाएगा। क्या लिखा है? कैसे सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का हथियार और फर्जी सूचनाओं के प्रसार का माध्यम बन गया। यही है किताब में, और इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं किस तरह से झूठा खबर, नफरत वाले खबर, इसको वितरण करना, इसका एकदम फैलाना लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए 2019 का जो लोकसभा चुनाव में लगभग 90 करोड़ हमारे देश के वोटर थे, यानी कि 90 करोड़ के आसपास लोग जिसका उम्र 18 साल से ज्यादा था 1 जनवरी 2019 में। एक साइड में 90 करोड़, और व्हाट्सएप खुद क्या कह रहे? व्हाट्सएप कह रहे हमारे 40 करोड़ उपभोक्ता है। तो ये हमें साफ होना चाहिए कि इतने भारतीय नागरिक व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फेसबुक व्हाट्सएप एक ही मालिकाना है, साथ साथ उनका इंस्टाग्राम भी है। और आप देखिए पिछले कुछ सालों में बहुत सारे हिंसा का जो घटना हुई है, मॉब लिंचिंग जो हुई है, जो जो मारपीट हुई है, हिंदू मुसलमान का दंगा लगा, आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा सब, जी। मैं कहूंगा शायद 90% या 100% जगह में एक व्हाट्सएप का एक सूचना, एक इसमें क्या मैसेज फेसबुक के एल्गोरिदम ये का क्या रोल है? अगर आप इसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। ये जो एल्गोरिदम कहा जाता है कि फेसबुक एक एल्गोरिदम से, जैसा कि आपने न्यूज क्लिक में भी आपका एक किस्त यह था, जिसका मतलब ये था कि बहुत से जो अपोजिशन के लोग हैं, जो सरकार के विरोधी लोग हैं, वो ऐसा फील करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके पोस्ट बहुत कम लोगों तक को दिखाए जाते हैं, जबकि कुछ पोस्ट जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप फैलते चले जाते हैं। यह इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए इनका जो मशीनें हैं, जो एल्गोरिदम है, यही करते हैं। सत्येंद्र जी, मैं जो कह रहा था कि मुजफ्फरनगर में जो दंगा और बेंगलोर में कुछ दिन पहले जो दंगा हुआ, सबके साथ इसके पीछे फेसबुक का एक मैसेज है। राजस्थान में जो एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को, शंभू रेगर ने एक मुसलमान मजदूर को हत्या किया, उसका भी वीडियो फेसबुक में फैला। मगर फेसबुक कह रहे हमें तो मालूम नहीं है कौन इसको वितरण कर रहा है, कौन इसको बनाया। वो कहेंगे ये तकनीक है, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। और विश्व में अलग अलग जगह में भी वो कह रहे हैं निजता का जो कानून है अमेरिका में, जो अमेरिका का अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसके पीछे वो ढक जाते हैं। तो क्या करते हैं? आपका सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। ये जो हमारे विरोधी दल है, वो उनका शिकायत के पीछे, ये क्यों शिकायत करें? क्योंकि फेसबुक मुनाफा कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, निजी कंपनी है, विश्व में सबसे बड़े कंपनियों में एक है। तो ये मुनाफा कमाने किस तरह से? ये घृणा, हिंसा भरा जो सूचना है, यही वितरण करके, ये मुनाफा का लालच इनका इतना है, इनका नैतिकता के बारे में इन्होंने बिल्कुल क्या भूल गया। और इनका जो मशीन है, इनका जो एल्गोरिदम है, इस तरह से काम करता कि जो उनको पैसा देगा उनको मदद करेगा। और हमारा, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, सब लोग जानते हैं, आज कौन सा राजनीतिक दल के पास सबसे ज्यादा पैसा है? यह है भारतीय जनता पार्टी। जी। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन करते हैं, इनको भी, इन लोग को भी मदद मिल रही है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, अगर आप हमें 1.5 मिनट 2 मिनट समय देंगे। ये हुआ था 2018 का सितंबर महीना में,
और मैं किताब के एकदम हमारा पहला जो चैप्टर है वहां से हम पढ़ के, ये 22 सितंबर 2018 में कोटा राजस्थान में जी। भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया का जो वॉलंटियर्स है, इनको एक सार्वजनिक मंच से उस समय भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह, जो आज भारतवर्ष के गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम कुछ भी सूचना दीजिए, हम वायरल बना देंगे जी। और ये खट्टा है या मीठा है, सच है या झूठ है। क्यों ऐसा कहा? एक उदाहरण में उन्होंने दिया कि उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुई थी फरवरी मार्च 2017 में, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाया था और उसमें 32 लाख लोग उनका सपोर्टर था जी। तो एक व्यक्ति ने एक झूठा खबर दिया कि अखिलेश यादव जो उस समय मुख्यमंत्री थे, अपना पिताजी मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा, एकदम झूठा था। मगर ये खबर अमित शाह के पास पहुंच गई और वो लोग हंस रहे थे वहां पे, जो लोग सुन रहे थे उनकी बात, वो लोग एक माहौल बन गया, एक अलग माहौल बन गया और अमित शाह जी ने उनको एक तरह से डांटना, और पता नहीं ये सच में डांटा है कि नहीं, बोले ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मत कीजिए, तुम कर सकते हो मत करो। और तुम समझ रहे हो मैं क्या सकता हूं? तो मैं एक ही उदाहरण आपको दिया किस तरह से ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, भारतवर्ष का राजनीति के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है इस तरह से। इसके लिए ये बहुत ही चिंताजनक और खतरनाक, ये बहुत चिंताजनक है, इसीलिए आज हम लोग ये बात कर रहे हैं। प्रवंजय, मैं आपसे आखिर में एक छोटी टिप्पणी बहुत संक्षेप में चाहूँगा। आपने अमेरिका का जिक्र किया। अमेरिका में अभी कुछ दिन पहले वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक हियरिंग हुई थी, उसमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भी लोग आए थे, उसमें मार्क जकरबर्ग को भी बुलाया गया था। उनसे वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक पार्टी की हाउस वुमन है, सांसद हैं प्रमिला जयपाल, उन्होंने बहुत ही उनके साथ कठिन सवाल पूछे थे उनसे, और जब वो हियरिंग ख़त्म हो गई तो उसका वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया था। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि फेसबुक इज अ केस स्टडी इन मोनोपोली पावर, इट हार्वेस्ट एंड मोनिटाइजेज आवर डेटा and uses it to spy on competitors to copy, acquire and kill rivals. This destructive model makes it impossible for new companies to flourish, harming our democracy, small business and consumers. ये कह रही हैं कि ये जो फेसबुक है ये हमारे लोकतंत्र, छोटे कारोबार और कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत संक्षेप में, क्या आप इस टिप्पणी से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। और आज मैं देख रहा हूं किस तरह से फेसबुक ने निवेश किया रिलायंस जियो में। तो एक विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मोनोपोली, भारतवर्ष के सबसे बड़ा जो निजी संस्था है, जिसका मालिक है भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति, 30 सेकंड में प्रंजय जी, 30 सेकंड। तो इनके साथ इनका समझौता, पूरा अर्थव्यवस्था में मंदी आ गया, मगर फेसबुक अरबों डॉलर ने जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश कर रहे हैं। तो एक मोनोपोली, एक और मोनोपोली एक साथ हो गया। और देखिए, जैसे आपने पढ़ के सुनाया, ये सिर्फ छोटे व्यापार और सिर्फ अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता है इसके ऊपर खतरा नहीं, पूरा देश का लोकतंत्र और राजनीति के ऊपर भी जो असर पड़ रहा है, एक मैं समझता हूँ बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरा असर, क्योंकि लोग ये प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जानबूझ के और कहीं देख रहे हैं। प्रंजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया अपना हमें, और बहुत आपने, चूँकि आप इस विषय के बहुत विशेषज्ञ हैं, हम लोग जानते हैं, आपसे काफ़ी लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी समय की कमी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जूम इन में आज हम लोग फेसबुक पर बात कर रहे हैं, फेसबुक का जो अभी विवाद चल रहा है, और इसी की पृष्ठभूमि में दुनिया भर में जो विवाद इसको लेकर होते रहे हैं, उससे जुड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम आगे साकेत गोखले जी से बात करेंगे, जो इस विषय के एक और विशेषज्ञ हैं। फिलहाल ठहरते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। Admission open in Science and Technology, Humanities, Social Science, Arts and Sports. Dr. APJ Abdul Kalam University, Indore. Further details, contact 1800-300-26072. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। जूमिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फेसबुक और इससे जुड़े हुए विवादों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी वजह क्या है और इन विवादों के क्या असर हमारी आपकी ज़िंदगी पर, हमारे आपके जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस पर हो सकता है। तो यह अब हमने ब्रेक के पहले प्ररंजय गुहा ठाकुरता से बात की। अब हम चलेंगे साकेत गोखले के पास। साकेत पिछले दिनों में काफ़ी चर्चित रहे हैं। उन्होंने अपने RTI की जो अर्जियां हैं, इसके ज़रिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण खुलासे किए और जो देश में डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग है, इससे जुड़ी कई बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उसको उन्होंने पब्लिक के बीच में वो लाने में काफ़ी सफल रहे हैं। अभी जब ये मामला हुआ, फेसबुक का आया, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर आई और उसके बाद विवाद हुआ, इसी सिलसिले में उन्होंने एक लंबा ट्रेड किया, एक ट्वीट का, जिसमें उन्होंने भारत का जो निर्वाचन आयोग है और फेसबुक के जो संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और उसमें उन्होंने यह बताया कि कैसे इसमें खुद निर्वाचन आयोग इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि फेसबुक जो है वो डेटा ब्रीच कर रहा है, लेकिन वो फिर कुछ अंतर कथा हुई, जिसके बाद वो जो पार्टनरशिप है अभी भी चल रही है और कुछ ये मामला हाई कोर्ट तक भी गया है। हम चाहेंगे कि इसे हमारे दर्शकों के लिए, साकेत आपका स्वागत है, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। ये क्या मामला क्या है, ये जो निर्वाचन आयोग और फेसबुक को लेकर आपने काफ़ी गंभीरता से इसे उठाया था? साकेत, शायद आपका माइक ऑन नहीं है, आपकी आवाज़ नहीं हम लोग अभी आ रही है बात? हाँ, अब ठीक है जी, अब बताएं। जी, तो एक संक्षिप्त में अगर बताना हो इसको, तो 2016 से फेसबुक और निर्वाचन आयोग के बीच में एक पार्टनरशिप थी। ये पार्टनरशिप का मेन मूल जो था वो था कि वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम फेसबुक के द्वारा निर्वाचन आयोग चाहता था कि और लोग प्रेरित हो वोट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, मतदान करने के लिए। तो ये पार्टनरशिप शुरू हुई 2016 में। अंकित दास जी जो थी, जो अभी काफी चर्चा में रही है, फेसबुक की पॉलिसी हेड, उनके साथ में इलेक्शन कमीशन ने ये पार्टनरशिप साइन कर ली थी। अब जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल हुआ, ये 2017-18 के बीच में, तो 23 मार्च 2018 को निर्वाचन आयोग ने कहा कि फेसबुक ने डेटा प्रोटेक्शन में काफी कमियां दिखाई है, डेटा ब्रीच की बहुत बड़ी संभावना है और इसके कारण चुनाव आयोग जो है वो फेसबुक के साथ अपनी पार्टनरशिप को रिकंसिडर कर रहा है। ये बात है 23 मार्च 2018 की। उसके 5 दिन बाद 27 मार्च 2018 को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये डेटा ब्रीच जो है ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है पार्टनरशिप रद्द करने के लिए, तो फेसबुक के साथ हमारी पार्टनरशिप कायम रहेगी। अब इससे पहला सवाल उठता है कि इन 5 दिनों में ऐसे क्या हो गया जो चुनाव आयोग ने अपने स्टैंड पे से पूरी तरीके से जो यू टर्न ले लिया, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, कुछ नहीं। 23 मार्च से 27 मार्च के बीच ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप टूटने वाली थी उस पार्टनरशिप को फिर से जोड़ दिया गया और डेटा ब्रीच के मामले को एकदम मामूली सा मामला ऐसे बताया गया। तो यह है पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि सबसे गंभीर आरोप जो फेसबुक पर लगा है, जो अमेरिकन चुनाव के बाद भी लगा है, कि फेसबुक का एल्गोरिदम जो है वो काफी बार डिसइंफॉर्मेशन, माने फेक न्यूज हो गई या किसी के खिलाफ, किसी राजनेता के खिलाफ, किसी पर्सनालिटी के खिलाफ
झूठी खबरें इस तरीके से फैलाते हैं कि वो प्रोपेगेंडा से लोग कन्विंस हो जाते हैं। अब देखिए, जब फेसबुक और चुनाव आयोग काम कर रहे थे साथ में, तो फेसबुक पे लोगों को एक बटन दिखाया जा रहा था ऊपर, जहां पे लिखा था आर यू गोइंग टू वोट इन द इलेक्शंस, और वहां पे यस या नो क्लिक करना होता है। अब लोगों ने वहां पे अगर यस क्लिक कर दिया तो फेसबुक के पास पहले ही उस यूजर की पूरी जानकारी है, उस यूजर के पूरे डिटेल हैं। आपने यस पे क्लिक कर दिया तो अभी फेसबुक जानता है कि आप आने वाले चुनाव में वोट करने वाले हैं। अगर जो आरोप फेसबुक पर लगाए गए हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी तरीके से काम किया या भाजपा को फेवर किया, तो इसमें यह भी बहुत बड़ी संभावना है कि जिन लोगों ने यस आई एम वोटिंग इन द इलेक्शन पे बटन पे क्लिक किया हो, उन्हें नरेंद्र मोदी जी और उन्हें भाजपा के बारे में ज्यादा प्रोपेगेंडा फेसबुक के एल्गोरिदम ने दिखाया हो, जो कि उनका मन जो है वो बदल के उनको भाजपा के लिए वोट करवाने में हल्के से मजबूर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा विषय यहां पे आता है कि इलेक्शन कमीशन और फेसबुक के पार्टनरशिप का दायरा क्या था, कितना डाटा वहां पे एक्सचेंज हुआ था, और ये सिर्फ मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए। साकेत, आपने ये भी जिक्र किया था कि जो चुनाव आयोग ने ये कहा था कि जो फेसबुक पर पॉलिटिकल ऐड आएंगे उसको उसकी पहले वो जांच एक बार दिखा लें उसको, इसके लिए फेसबुक राजी नहीं हुआ था। तो ये जो फेसबुक पर जो पॉलिटिकल ऐड आते हैं, क्या वो किसी ओवरसाइट से बाहर होते हैं या उसका ओवरसाइट का कोई तरीका है? जी देखिए, जो चुनाव रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें सेक्शन 126 से 126 जो मीडिया के ऊपर एक नियम और नियंत्रण लगाता है कि किस तरीके से पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाए। वो चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट बंद करने हैं, और उसमें चुनाव आयोग ने यह भी कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट मीडिया या सोशल मीडिया में हो, उसको पहले प्री वैलिडेशन या परमिशन लेनी पड़ती है चुनाव आयोग की ब्रॉडकास्ट करने से पहले। अब इस मामले में पीआईएल हुई थी 2019 में बंबई हाईकोर्ट में, जहां पे गूगल और फेसबुक को कहा गया था कि आप इसमें अपना से फाइल कीजिएगा। गूगल ने बड़े साफ तरीके से कहा कि जो पॉलिटिकल एडवर्टाइज हमारे पास आएंगी वो इलेक्शन कमीशन की परमिशन लिया हुआ सर्टिफिकेट दिखाए बिना हम उस एड को टेलीकास्ट नहीं करेंगे। लेकिन फेसबुक ने इसके ऊपर अग्री नहीं किया। फेसबुक ने कहा कि हम सिर्फ एडवर्टाइजर के डिटेल लेंगे, उनको रजिस्टर कराएंगे, लेकिन फेसबुक ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हम इलेक्शन कमीशन के प्री अप्रूवल को कंपलसरी करेंगे, जैसे ईसी का डायरेक्शन था। तो फेसबुक में दिखाने वाली पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट जो है, चाहे वो ऑफिशियल हो या चाहे वो अनऑफिशियल पेजेस के थ्रू हो, ये एडवर्टाइजमेंट्स के लिए चुनाव आयोग की परमिशन नहीं ली गई। इसलिए आप काफी सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे जिनमें विपक्ष के खिलाफ बहुत एक घटिया किस्म की टिप्पणियां होती हैं, जिसमें बहुत हिंसाजनक पोस्ट होते हैं, और ऐसे पोस्ट फेसबुक दिखाते रहा। ये बिना इलेक्शन कमीशन के परमिशन के फेसबुक ने एड्स को लिया और इनको प्रदर्शित किया। ये तो भारत की कहानी है। आप चूंकि एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ रह चुके हैं और आपका एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ काम करने का अनुभव है, जाहिर है एक आउटलुक है आपका घटनाओं को एक ग्लोबल वैश्विक नज़रिए से देखने का। ये जो फेसबुक को लेकर सवाल जो ब्रेग्जिट हुआ या ट्रंप साहब का इलेक्शन हुआ, या अभी हाल में एक घटना हुई थी जिसमें जो कोविड-19 से संबंधित एक वीडियो ट्रंप साहब ने शेयर किया था, जिससे कि ट्विटर ने मार्क कर दिया कि वो अनवेरीफाइड जानकारियां उसमें हैं, लेकिन फेसबुक ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये जो फेसबुक का एक कुल ग्लोबल खासकर डेमोक्रेसी में जो रोल इमर्ज करके आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, फेसबुक का जो दुनिया भर में रवैया रहा है अब तक, ये 2016 में ज्यादा चर्चा में आया डोनाल्ड ट्रंप जी के इलेक्शन के बाद में, लेकिन फेसबुक का रवैया विश्व भर में ऐसा रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है या जो सबसे सरकार में पावरफुल पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, फेसबुक उनके साथ में बड़े क्लोज तरीके से काम करते हैं, उनके लिए रूल्स बेंड किए जाते हैं। ट्विटर, जैसे आपने बहुत सही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी के काफी सारे यूएस प्रेसिडेंट के काफी सारे ट्वीट पर ट्विटर ने ब्लॉक लगा दिया या वहां पे वार्निंग लगा दी, फेसबुक ने नहीं किया। अब ये भी याद करें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वो ट्विटर के हेडक्वार्टर पे नहीं गए थे, लेकिन वो बिल्कुल फेसबुक पे हेडक्वार्टर पे गए थे, मार्क जकरबर्ग से मिलके आए, उनके साथ फोटो खिंचवा के आए। तो फेसबुक का ये रवैया रहा है कि दुनिया भर में, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, अगर आप ये जो कह रहे हैं साकेत,
इसका मतलब है, हालांकि अब बर्नी सैंडर्स राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, लेकिन मान लीजिए एक कल्पना करें कि बर्नी सैंडर्स प्रेसिडेंट बन जाते या कल कोई जेरेमी कॉर्बिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बन गए होते, तो क्या फेसबुक एक लेफ्ट रुझान के साथ में हम लोगों के सामने होता? ये हम लोग क्या सोच सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं? देखिए, फेसबुक का बात ऐसी है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ रूलिंग पार्टी होना जरूरी नहीं है, वहां पे मनी पावर भी होनी चाहिए। तो फेसबुक का रोल जो रहा है ना, वो बड़ा पोलराइजिंग रहा है। इसमें देखिए काफी बार डिसइंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो राइट विंग के समर्थन में हो, या काफी बार वो ऐसी होती है कि जो सामने वाले को पोलराइज कर दे। जैसे अभी बर्नी सैंडर्स साहब की आपने बात की, इसमें भी फेसबुक पे टिप्पणी की गई थी कि रशिया की मदद से फेसबुक बर्नी सैंडर्स के बारे में भी इतनी एक्सट्रीम खबरें दिखा रहे थे कि जो मिडिल ग्राउंड वाले लोग हैं वो थोड़े डर से गए और वो पीछे हट गए। तो ये जो बात है फेसबुक की, ये बड़ा आइडियोलॉजिकल कोalition होता है फेसबुक का। रूलिंग पार्टी अगर शायद बदल गई, लेकिन दिक्कत ऐसी होती है कि जो वामपंथी पार्टियां होती है, लिबरल पार्टियां होती है, वो इस तरीके से इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटरफियर नहीं करती जिस तरीके से राइट विंग पार्टियां करती है। तो इसलिए हमने भारत में भी देखा है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन या चुनाव आयोग है, यूपीए गवर्नमेंट के अंडर उनमें इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत इंटरफेरेंस हो चुका है। ये राइट विंग पार्टीज का दुनिया भर में पुरानी हिस्ट्री है कि वो हर इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, बिजनेसेस को कैप्चर करने की कोशिश करके अपना माध्यम बनाने का उसको जरिया बनाते हैं। साकेत, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई और आपने काफ़ी अपना अहम समय हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोगों ने दो खास एक्सपर्ट्स के साथ, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के साथ जो एक नेक्सस होता है या संबंध होता है, वो कैसे काम कर रहा है इस वक्त दुनिया में, इस पर उन्होंने खास स्टडी की है। परंजय ने किताब लिखी है और साकेत गोखले का बहुत लंबा अनुभव है इन सारी चीज़ों को स्टडी करने का। उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर फेसबुक का एक पूरी दुनिया में किस तरह का चरित्र है, ये किस तरह से आचरण करता है, बिहेव करता है। और अगर हम लोग इस बात को ठीक से अपने ध्यान में रखें तो भारत में उसकी भूमिका अभी जो सामने आई है वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर से, वो समझना आसान हो जाता है। वो आसान यह हो जाता है कि यह कोई वन ऑफ अकेली ऐसी घटना नहीं है, बल्कि एक जो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो ब्रॉडर फेनोमिना है, ग्लोबल फेनोमिना है दुनिया भर में, ये उसका ही एक हिस्सा है। इसे इसी रूप में समझने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इसे किसी एक व्यक्ति जो उनकी कोई ऑफिशियल हैं उनका दोष मानना या ऐसा मानना कि भारत में किसी एक खास पार्टी के खिलाफ या खास पार्टी के समर्थन में ऐसा हुआ है, शायद ये ठीक नहीं होगा। इसे हमें बहुत ही ब्रॉडर और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव में देखना होगा। तो आज जूम इन में हम लोगों ने इस बात को समझने की कोशिश की। अगले अंक में हम फिर किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।